2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करी, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की आज चर्चा होती है दलित पिछड़ों के मसीहा के रूप में, और खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सहारनपुर से अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करी और कहा जाता है कि सहारनपुर इनके लिए लकी भी माना जाता है। चंद्रशेखर जी, कल मैंने आपका कार्यक्रम देखा। एक बहुत बड़ी जो भीड़ जिस तरीके से पहले बीएसपी के सम्मेलनों में देखी जाती थी, आज लोग उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या है आपका प्लान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए? प्यारे भाई, सहारनपुर में पैदा हुआ हूँ, मेरी मातृभूमि है, तो उसमें कहीं भी चला जाऊँ दुनिया में, उससे मेरी पहचान रहेगी। और क्योंकि मैं नगीना के महान जनता के आशीर्वाद से लोकसभा का सदस्य चुन के आया हूँ, तो मैं उनका जीवन भर कर्जदार रहूँगा और मुझे उतारना भी है इन्हीं 5 साल के अंदर। जो आशा उम्मीदें उनको मुझसे है। रही बात प्रभु सम्मेलन की, तो अभी तक सभी दल एक ही जाति को प्रभुत्व मान के उनके सम्मेलन कराते थे। ये मनुवादी सिद्धांत है कि जाति के आधार पे कोई सर्वश्रेष्ठ होता है और जाति के आधार पे कोई नीचा हो सकता है। मैं इसको नहीं मानता। इसलिए हमने उन तमाम जातियों को जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं और अपने महापुरुषों के रास्ते पर को आगे बढ़ाना चाहती हैं, और जो महापुरुष सपनों को पूरा करना चाहती हैं, और जो भारतीय संविधान के आधार पर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती हैं, जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहती, उनको उनके पढ़े लिखे लोगों को कल बुलाया। और एक बहुत बड़ी संख्या में पढ़े लिखे कर्मचारी, अधिकारी, नौजवान लोग, वकील, व्यापारी, रिटायर कर्मचारी और एक बहुत बड़ी संख्या कल वहाँ आई, और उन्होंने जो प्यार, आशीर्वाद और अपने सुझाव दिए, हमने उनको माना। उनको हम अपनी पार्टी में लागू कराएंगे और अच्छे सुझाव थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने सहारनपुर से शुरू किया था, फिर हमने हापुड़ में किया मेरठ मंडल का, फिर हमने गाजीपुर में किया बनारस मंडल का, फिर आगरा में किया आगरा मंडल का। अब ये 5वां सम्मेलन है, अभी 13 बाकी है। आपको लगता है कि आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से कुछ पार्टियां परेशान हैं? अगर मैं एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूँ, मुझे लगता है आपने देखा भी ज़रूर होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है बरसाती मेढक आकाश आनंद के आने के उनकी बात से जो है दिक्कतें पैदा हुई हैं। इसको आप किस अंदाज में देखते हैं? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं ये कटाक्ष आप पर तो नहीं, और अगर है भी तो क्या इस तरीके की भाषा ठीक है? नहीं, देखिए, मैं पहली बात आपको बता दूं, बहन जी हमारी नेता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। ये मेरा पक्ष है और मैं हमेशा करता रहूँगा। ये मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि बहन जी को हमने संघर्ष करते हुए देखा है। अब रही बात उनके ट्वीट की, तो देखो, उन्होंने कुछ कहा है, क्यों कहा है, क्या ऐसी मजबूरी है कि ये सब कहना पड़ा है, क्यों उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा कहा गया कि बेचैनी है, आकाश आनंद पहले से भी यहीं थे, कहीं गए तो नहीं थे। 2022 में भी यहीं थे, 2024 में भी यहीं थे। उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी आगे बढ़ी है, कितनी पार्टी कामयाब मिली है, किसी छिपावा नहीं है। घर की बात घर में रहती अच्छी है, लेकिन बहन जी ने जिस तरह उनको जलील किया है, ये भी किसी छिपावा नहीं है कि अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है, ये स्वार्थी है, ये अपरिपक्व है। तो एक तरह राजनीतिक हत्या करने का भी उनका प्रयास किया है। फिर भी मैं उनके घर का मामला में इसमें ज़्यादा नहीं घुसना चाहता। बहन जी हमारी सम्मानित थी और रहेंगी, और मेरी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। मैं बुद्ध को मानने वाला, सतगुरु रविदास जी को, गुरु कबीर जी को, नानक जी को, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ईर्ष्या नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं है। हालांकि कई बार जब कोई गैर जिम्मेदार बातें करता है तो मैं थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत। आपकी लोकप्रियता से आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता परेशान हो रहे हैं, आपका जनाधार आगे बढ़ रहा है, इस तरीके का जो ट्वीट आना? देखिए, मेरी कोई लोकप्रियता नहीं है, महापुरुषों के विचार की लोकप्रियता है। विचार के साथ लोग जुड़ते हैं, उसी विचार का लोग सम्मान करते हैं। मैं तो एक सिपाही हूँ इस आंदोलन का, मैं अकेला थोड़ा ही हूँ। लाखों लोग इसमें लगे हुए, दिन रात मेहनत करते हैं, झंडा उठाते हैं, नारा लगाते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, दिनों रात लोगों को न्याय दिलाने के लिए थानों पर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, मुसीबतें सहते हैं, जेल जाते हैं। मैं खुद रोज़ तारीखों पर जाता हूँ, तमाम तरह की परेशानी झेल रहा हूँ, लाठियाँ खाता हूँ, गोलियाँ खाई हैं, दांत तोड़ दिए गए हैं, नखून खींच ले गए हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। तो आप ये कुछ समझो आसान काम थोड़ा ही है ये। तो देखो, फिर मैं कहता हूँ, समाज ही नेता बनाता है, समाज ही गिरा देता है। अच्छा, दलित पिछड़ों की समाज ने पहले बहन जी को अवसर दिया और अब उनका मन आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। क्यों? अब राजनीति में वोट ही पैमाना होती है। तो हमने 2 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ा, एक पे हम जीते और दूसरे पे हमें 80,000 से ज़्यादा वोट मिला। तो जनता ने आज़ाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में स्वीकार किया है कि एक तीसरा ऐसा दल है जिसके जरिए हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में स्थापित हो सकते हैं। 2012 से 27 तक
15 साल हो जाएंगे। 15 साल में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैनों, सिखों, बौद्धिस्टों को उनके विचार की सत्ता नहीं मिली जिनमें उनका भला हो पाता। अगर हो पाता तो आज उनके साथ इतना जुल्म नहीं हो रहा होता। चाहे अलीगढ़ का मामला देख लो, किस तरह खाल खींची। कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ मुसलमानों की, किसानों की, नौजवानों की, दलित बच्चों की, पुरुषों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की खाल ना खींची जा रही, उनकी ज़मीन ना लूटी जा रही, उनकी बहन बेटियों को अपमानित ना किया जा रहा हो। तमाम लोग परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आपको लगता है कि आज सक्रिय है? लगातार विपक्ष के नेता कहते हैं। उन पर देखो भाई, मैं तो पहले से उन पर बात नहीं करता। आप जितनी बार उनका जिक्र करोगे उनको लगेगा मैं आपसे कहलवा रहा हूँ, मैं हाथ छोड़ता हूँ आपसे। मैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बहुत बड़ा समाज है जो उपेक्षित है, उनकी चर्चा आपको मुझे करनी चाहिए। मैंने आपसे एक लाइन में कहा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी, और वो हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। 78 समीक्षा अधिकारी को लेकर आपने प्रदेश सरकार को एक खत लिखा है, इसके पीछे चयनित हैं वो? क्या वजह आप देखते हैं ज्वाइनिंग ना दे पाने की? सरकार तो कह रही है हम रोजगार में नंबर 1 हैं। नहीं, 12 से 17 की सरकार में उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन इस सरकार ने भी अभी तक न्याय नहीं किया। तब जातीय जो है पूर्वाग्रह में ये हुआ था, ये नहीं पीड़ित बच्चों का कहना, मेरा कहना नहीं है। वो पीड़ित बच्चों का ही कहना है कि जिस तरह से हमें जो है चयनित होने के बाद नौकरी नहीं मिली, उस चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और हम ओवरेज हो गए, हम कहाँ जाएंगे। उनके आंसू देख के मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैंने पत्र लिखा। लेकिन 1 महीना हो गया है, सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है पूर्व की सरकार की तरह ये सरकार भी जो है कमज़ोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों से जातीय पूर्वाग्रह रखती है, इसलिए सरकार ने सुनवाई नहीं की। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की और उन बच्चों को उनका हक नहीं दिलाया तो 2 चीज़ें होंगी। पहली, मैं इस सरकार के खिलाफ जब विधानसभा सत्र चलेगा तो यहीं लखनऊ में धरने बैठूंगा। और दूसरे, मैं अपने समाज को भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सत्ता बदलती है, लोगों का चरित्र नहीं बदलता। आपके बच्चों की नौकरियां ना देने वाली सरकार, चयनित बच्चों की नौकरियां देने वाली सरकार, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को खून के आंसू रुलाने वाली सरकार आपकी सरकार नहीं हो सकती। तो इस सरकार से आपको सावधान रहना है। ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन बाहर गया, मुझे लगता है आप पढ़ते होंगे सुर्खियों को, आपको बुलाया तक नहीं गया, क्या वजह रही इसके पीछे? हम मेरे पास यहाँ बहुत काम है, यहाँ देश को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर पे बात करने के लिए बहुत लोग बाकी हैं, मेरी यहाँ ज़रूरत है और मैं अपना काम। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आपने देखा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पहुंचे, पूरी भाजपा एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल रही, सक्सेस होने पे आपको लग रहा है सफल हुआ है? नहीं, सक्सेस तब होता जब पहलगाम के आतंकियों को हम लोग मिट्टी में मिला चुके होते हैं। अभी तो वो आरोप जश्न किस चीज का मना रहे हैं? आप भाजपा के लोगों से पूछो, उनके मुख्यमंत्री से पूछो, उनके बड़े नेताओं से पूछो कि ये जश्न किस चीज़ का है। क्योंकि अभी तो उनकी चिता की लाश भी ठंडी नहीं हुई। जो 26 जो हैं परिवार जिनके साथ अन्याय हुआ और जो सेना के जवान मारे गए, उनके लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजा के लिए, और जो 26 परिवार उनके लिए भी 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। तो जश्न कैसा है ये सरकार जवाब दे सकती है। जिला पंचायत चुनाव, आज एक ओम प्रकाश राजभर से बात हुई और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हैं वो अब जनता तय करेगी, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी होना है। आपको लगता है इससे भ्रष्टाचार कम होगा, जनता चुन सकेगी? इसको आप किस वे में देखते हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, अंतिम व्यक्ति का भी इलेक्शन में, क्षेत्रीय इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में उनका भी जो है सीधा हस्तक्षेप होना चाहिए। इसके लिए अच्छा है अगर चुनाव किसी भी तरीके से, लेकिन चुनाव हो। जैसे नोएडा में तो चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ की राजनीति, ग्रामीण राजनीति तो खत्म हो गई। वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के रास्ते खत्म हो गए। वहाँ पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रधानी चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रमुखी चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो हो चुनाव और ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। विपक्ष के नेताओं पर आपको लग रहा है सरकार ज़्यादा हमला कर रही है? आपने देखा अब्बास अंसारी, इसके पहले अनुराग ठाकुर का बयान आपने देखा, नंद किशोर गुर्जर का आपने देखा, उन्होंने कहा मीट की दुकान का जो आदमी भागे उसको गोली मार दो। हेट स्पीच के मामले में उसके ऊपर स्पीच हेट स्पीच नहीं होती है, वो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, और विपक्ष के लोगों की स्पीच हेट स्पीच होती है। उसमें भी अब्बास तो उन्हीं के घटक दल के जो है सहयोगी घटक दल के वो थे। तो अब आप समझो, अब्बास को कोर्ट से सजा हुई, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह छुट्टी वाले दिन दफ्तर खुलवा के और अधिसूचना जारी करेगा, ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार का पक्ष क्या था। सरकार का पक्ष ये था कि जल्दी खत्म हो और जल्दी हम इनको निकालें। तो उत्तर प्रदेश में आप लगातार नजर आएंगे? आपने खुद कहा है कि मैं लखनऊ में लंबे समय रहूंगा। बिल्कुल आऊँगा। हमने तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश को हम लोग बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वो सेमीफाइनल होगा 2027 का। ये इसमें आज़ाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।